हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लास। आई होप सब लोग अच्छे होंगे घर पे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। अब इनऑर्गेनिक के प्रति थोड़ा सा नज़रिया आपका बदला होगा। रिएक्शंस आसानी से याद कर पा रहे होंगे। रिएक्शंस याद नहीं करना है, आप मॉलिक्यूल को समझो। जो भी मॉलिक्यूल दिया गया है, कहीं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये कहाँ तक जा सकता है, समझ में आ रहा है। और कुछ कुछ कंपाउंड्स है जैसे NaOH हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2O2 हो गया, थायोसल्फेट्स होंगे, क्लोरीन हो गया, इनकी स्टडी करना है। इन्हीं को घूम फिर के वही सारी चीज़ें बार बार आने वाली हैं। थोड़ा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। Ag देखो, मैक्सिमम कंपाउंड्स Ag+ में बनाता है। कॉपर +2 का कलर क्या होता है, सारी चीज़ें मिला के जब आप एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें आपको, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होगे। सीट को सॉल्व करो। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जितने सीट में हैं, उसके रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऑप्शन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसी में मार्क करो, उसी में सारी चीज़ें करो। लेकिन आपको लास्ट तक जेई से पहले सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये हमारा भी टारगेट है, आपका भी है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे बात करो, सर ये रिएक्शन है, आई विल हेल्प यू, कैसे याद करना है। इनऑर्गेनिक से डरना नहीं है, जब भी डर लगे आप डॉक्टर के पास आ जाओ। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 17 हैलोजन। सेम कहानी शुरू होगी जैसा हमने शुरू किया था एज यूजुअल, कि सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एटॉमिक नंबर की बात कर लें तो 9, 17, 35, 53 और 85। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, मैजिक नंबर से आप कर सकते हो। शुरुआत कैसे करते थे, पहचान करते थे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या हो जाएगा NH2 और NP6। बोलो, नहीं, NP7। सही है क्या? नहीं। बोलो कितना, NH2 NP5। क्लियर? देखते हैं। फ्लोरीन 2H2 2P5, इसके पहले 1H2 आता है। क्लोरीन 3H2 3P5। ब्रोमीन 3D10 एंड 4P5। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। कोई चीज़ चेंज नहीं आने वाला यहाँ पे। पहला, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस घटेगा या बढ़ेगा? अब तो आप भी बता सकते हो। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप की बात हो रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? घटेगी। बोलो भाई, आपको बार बार मैंने वही बताया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसको ये होल्ड कर रखा है और यहाँ पे ये थोड़ा दूर है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सोचने का तरीका ये भी है कि Q1 Q2 अपॉन R²। और बेटर तरीका बता देता हूँ आपको, KZE² अपॉन R²। ZE न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक और, तो ये हो गया। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा तो उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए। तीसरा देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप घटेगी, डिक्रीज होगा ना भाई, बताइए। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 4.0। क्लोरीन का कितना होता है बताओ? बताया था मैंने 3.16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 3.04। कई जगह 3 मिलेगा, इसका 3.2 मिलेगा। ब्रोमीन का 3 होता है। आयोडीन, एस्टेटाइन की बात जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है।
चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लें तो एज यूजुअल हर ग्रुप में क्या हो रहा था कि सेकंड पीरियड वाले के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वाले से कम रहती थी, तो यहाँ पे भी वही होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। समझ में आ रहा है? फिर Br और फिर आयोडीन, ये ट्रेंड चलता है। ठीक है, देखिए इसको। फिर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी वही ऑर्डर हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये गैस में होता है, ये लिक्विड होती है ब्रोमीन, ये सॉलिड होता है। बताओ समझ में आ रहा है? ये अगर वेपर में रहेगा Br2 वेपर, तो कलर क्या देगा बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कई जगह बताया, ब्राउन गैस मिलेगी आपको, याद होनी चाहिए चीज़ें। आयोडीन क्या देगा I2 में, बताइए। जस्ट इसके पहले पिछले लेक्चर में मैंने कराया था आपको कि ये ब्राउन गैस देता है, ये वॉलेट वेपर्स देता है। भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, मिल जाएगा आपको आगे डी ब्लॉक में। मैं आपको पढ़ाऊंगा CrO2 Cl2 मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे बात कर लेंगे इसकी दोबारा से हम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, ट्रेंड सेम ही चल रहा था हर जगह पे, FCl Br I, कुछ भी अलग नहीं है। जितना पढ़ना था, जितना समझना था, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में समझ लिया। अब बस एप्लीकेशन सारे यूज करते जाएंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर लें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। अब आप बहुत चक्के मत रह जाना, सोचना मत कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप बिल्कुल जानते हो कि इसका साइज़ छोटा है, लेकिन लोन पेयर तो है ना भाई इसके पास। ये छोटू के पास इतना ज़्यादा लोड कैसे चलेगा, कहेगा भाई हमें अलग कर दो। समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई ज़्यादा लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो F और F सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। वैसे ही नाइट्रोजन और PP में किसका होगा ज़्यादा, इसका ज़्यादा होगा। बोलो, क्लियर? बिल्कुल सही सोच है, इसका ज़्यादा होगा। कुछ भी नया नहीं है, इसको लिखिए। एक और नया टर्म इसमें ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। बोलो भाई, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसका होता था? F2, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे ज़्यादा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। बात समझ में आ रही है? 2.87, 1.36, 1.09, 0.54। याद आ रहा है क्या? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके इधर वाले और एक और NO3 माइनस नाइट्रेट, ये H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इससे, क्योंकि इनका SRP इससे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों Br2, ये अगर मान लीजिए मैंने KBr के साथ रिएक्शन कराया था, बताया था आपको, तो यहाँ पे Br2 वेपर बना ले रहा था, I2 वेपर बना ले रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं कर पा रहे थे। तो अगर F निगेटिव है, KF या फिर KCl या फिर KNO3, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो इसका हाफ सेल प्रोडक्ट आ रहा था। याद आ रहा है कि नहीं? तो क्या आ रहा था? या तो HF आ जाएगा, या HCl आ जाएगा, या HNO3 आ जाएगा, और हाफ सेल प्रोडक्ट इसका क्या होता है? प्लस SO2 प्लस H2O। कहाँ रटना है बताओ, कहाँ रटना है? हाँ, एक और बताओ। H2SO4 की कहानी बस पूछ रहा हूँ मैं। K4FeCN6 के साथ क्या हो रहा था? बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंसनट्रेटेड ले लिया, पूरा तोड़फोड़ मचाता था भाई, पूरा सारे के सारे सबको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता था। इसको सल्फेट में, इसको सल्फेट में, इसको सल्फेट में, तो अमोनियम सल्फेट मिलता था।
फेरस सल्फेट मिलता था और पोटेशियम सल्फेट मिलता था और CO मिल जाता था। और बोला था कि अगर माइल्ड होगा, कंसनट्रेटेड नहीं डाइल्यूट होगा तो HCN मिल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर? देखिए इसको, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो एज यूजुअल सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, अब तो याद हो गया। अरे बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? सुबह सुबह सो रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलो। पहला ऑक्सीडेशन नंबर, बताना शुरू करो भाई। तो क्या बोला था NH2 NP5 बनाओ 1 2। क्लियर? या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो -1 बोलो भाई। ठीक है, तो ये -1। अब इसके अलावा देखिए, अगर मान लो ये 2s2 2p5 वाला केस है तब तो ये सही है। अगर 3s2 3p5 वाला हो तो क्या करेगा? यार हमारे पास d ऑर्बिटल भी है। अच्छा, d ऑर्बिटल, आओ भैया तुम भी यूज हो जाओ। तो d ऑर्बिटल अब क्या कर सकते हैं? मैं तो -1 दूंगा, ये तो बस बोलेगा भाई मेरे पास -1 के अलावा कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है क्या? फ्लोरीन। -1 के अलावा कोई चांस ही नहीं है, प्लस में जा ही नहीं सकते। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? सर ऐसा है कि मैं ये उड़ा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा मतलब क्या हो गया? कितने इसके पास अभी कितने इसके पास अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3। सही है, तो ये कितना दे सकता है? +3 भी दे सकता है। एक और उड़ा दो। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 +5 भी दे सकता है। बोलो और क्या? इसको और एक और उड़ा दो तो ये +7 भी दे सकता है। बात समझ में आई? ये वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से +3 भी शो करेंगे, +5 भी शो करेंगे, +7 भी शो करेंगे, -1 तो कर ही रहे थे, +1 भी शो करेंगे। समझ में आ रहा है? एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है। क्लियर? तो ये आप नोट डाउन करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला पॉइंट जो होगा, ऑल शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा लिखो आप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शोज +1 +3 +5 +7। ठीक है, -1 को अलग से रख लो। समझ में आ रहा है? तीसरा, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 तो करेगा ही। और देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2.87 SRP ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बताओ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर घटेगा? कुछ भी याद करना पड़ रहा है क्या? सोचना है बस। हमने सारी चीज़ें देख रखी है, बस ध्यान नहीं देते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेज। ठीक है, लिखिए इसको। अब देखना, मैंने 3 रिएक्शन कराया। H2O का रिएक्शन कराया फ्लोरीन के साथ, और इसके भाई क्लोरीन एंड ब्रोमीन का वाटर के साथ, और तीसरा I2 का वाटर के साथ। ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज यही करता है। ठीक है, तो ये इस -2 को 0 पे डाल देगा। भेज दिया 0 पे, चलो अब खुद को रिड्यूस कर लेगा। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं करते हैं ये दोनों। समझ में आ रहा है? और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो
इतना नहीं होगा कि ये सारे के सारे जो हैं ये खुद को रिड्यूस कर लें। तो इसमें से एक रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज होता है। देखो, एक ने रिड्यूस किया खुद को और दूसरे वाले ने ऑक्सीडाइज किया खुद को। याद रहेगा, ये स्ट्रांग नहीं होता है भाई, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो इसने एक को खुद को रिड्यूस किया और फिर खुद को ऑक्सीडाइज भी कर लिया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो, डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया ना दोनों अपने में। अब देखते हैं इस टेस्ट को। तो ये जब इतने गरीब थे कि खुद को ही ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर ले, तो ये तो बहुत गरीब होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होती है भाई। तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे फ्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज किया, अगले में ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो आप, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ 0 पे है, ये -1 पे है, और यहाँ पे आयोडीन खुद को ऑक्सीडाइज कर ले रहा है और ऑक्सीजन खुद को रिड्यूस कर रहा है। बात समझ में आई, फील आ रही है? जस्ट उल्टा हो गया कहानी, एकदम जज्बात बदल गए हैं, सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, देखो आप, तो ये रिएक्शंस तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। चलिए फिर से वही कहानी आएगी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। क्यों भाई ऐसा क्यों नखरे तुम दिखा रहे हो? तो बोलेगा मैं सबसे छोटा हूँ तो हक है, घर में सबसे छोटे वाले बदमाश होते हैं। तो स्मॉल इन साइज मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्लियर। दूसरा, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी एक रीज़न है मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाने का। यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मॉल इन साइज होगा तो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। तीसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितने सेकंड पीरियड वाले होते हैं ना, सब नखरे करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन सबसे छोटे वाले का परिवार चल रहा है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, हाइलो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्लियर, लिखिए इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया था, दूसरा देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो क्या बनाएगा, HX। हाइड्रोजन हैलाइड बनाए कितने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इसमें, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे टेंडेंसी घटते जाती है। बात समझ में आ रही है? ग्रुप HX टेंडेंसी डिक्रीजेज। बताइए क्यों? अरे ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी भाई। पहले में ये 1s2p, फिर 1s3p, धीरे धीरे गड़बड़ होता जाएगा। क्लियर। हमारे पास हाइलाइट्स कौन कौन से मिल गए, देखिए, HF, HCl, HBr और HI। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है इसका? सबसे पहला काम एज यूजुअल बॉइलिंग पॉइंट देखते थे, फिर दूसरा मेल्टिंग पॉइंट देखते थे। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गड़बड़ होगा तो कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, तो HBr, फिर आएगा HI, सबसे ज़्यादा HF ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये देखो मेल्टिंग पॉइंट HCl, HBr, HF, फिर HI। नाइट्रोजन वाले की बात करें तो क्या याद किया था कि B
2 + 1 = 3। तो थर्ड पोजीशन पे अमोनिया जा रहा था, उसके बाद इसमें 4 पोजीशन पे जा रहा था। याद आ रहा है? इसमें जस्ट उल्टा कर दो, याद रहेगा। इसमें देखो ये बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर जा रहा है चौथे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे जा रहा है। तो हमारी कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमें याद करना है 3 4 और 4 3। तो जो पहले आता है वो 3 4, तो ये हो गया हमारा 15th ग्रुप, और ये हो गया हमारा 17th ग्रुप। याद रहेगा भैया? 3 4 और 4 3 याद रहेगा। 3 मतलब छोटा, मतलब बी वाला है, याद रखना। पहले बी आएगा फिर एम आएगा, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें अमोनिया आता था, फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में चौथे नंबर पे आता था अमोनिया। क्लियर? बाकी नीचे जाने पे बढ़ता जाता है। क्लियर है? लिखिए इसको। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बड़ी मुश्किल से OF2 बन पाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? आप खुद से सोच लो कि ऑक्सीजन खुद में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन केवल एक केस में हमें +1 में मिलता है, वो भी क्यों? क्योंकि इसके बगल वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो OF2 किसी तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा O2F2 के मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत कम मिलता है। तो ये मान के रखो कि ये याद रखना। समझ में आया? दूसरा, क्लोरीन Cl2O बना लेगा, ClO2 बना लेगा, Cl2O7 बना लेगा, Cl2O6 बना लेगा। मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती भी है, लेकिन ये तो एक ही बनाएगा। तो ये मिलता है ऐसे ऐसे, इसका भाई भी ऐसे ही मिल जाता है। तो आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा वो याद रखना है। Br2 मिल जाएगा, Bro2 मिल जाएगा, Br2O6 मिल जाएगा। तो ऐसे मिलते हैं, आयोडीन का भी मिलता है। आपको याद रखना है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। तो याद रखना ICl-Br। इनऑर्गेनिक दिमाग का दही कर देता है, नहीं? तो ICl-Br। तो देखो याद कैसे करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। तो आपके अनुसार सबसे पहले क्या आना चाहिए था? क्लोरीन आना चाहिए था। अच्छा ओवरलैपिंग होगा, बट यहाँ आयोडीन आता है। इसका रीज़न बताता हूँ। ये पोलराइजेशन अच्छा करता है, ये आपने पढ़ा है ना। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लार्ज एनायन स्मॉल कैटायन लार्ज चार्ज, पढ़ा है ना। तो वही है कि ये बहुत अच्छा पोलराइजेशन करता है। तो पहले पे आ गया। ठीक है, ये दूसरा मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो दूसरे पे आ गया। होना तो यही चाहिए। फिर Br तो लास्ट में गरीब है। जब यही आगे आ गया तो ये दोनों पीछे आ गया, तो इसमें तो यही आगे आ गया ना, इन दोनों में तो यही आगे आएगा। ये स्पेशल केस है। तो भैया ऐसा होता है। याद कैसे करना है? तो जब भी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स किसकी? हैलोजन फैमिली की। तो करना OIC। देखते हैं क्या बोला, OIC बोलते हो ना। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स OIC, देखता हूँ OIC। तो I और C क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स OIC। याद रहेगा? I मतलब आयोडीन, तो यहाँ से सोच लेना कि हैलोजन का है। तरीके हैं याद करने के, ठीक है। लिखिए इसको। आप ये मत बोल देना कि सर आपने तो आयोडीन वाला लिखा है। नहीं, आयोडीन वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। सेम है, I2O4, I2O5, I2O7। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद से भी सोच सकते हो कोई। ये अभी कितने पे है? +5 पे है। ये खुद को रिड्यूस कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यूज कर लेंगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट बात आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ तो तगड़े से रिएक्शन करते हैं भाई। मेटल हैलाइड बनाते हैं। बोलो, जैसे मान लो मैंने लिया Ca, तो ये तो तुरंत रिएक्शन करेगा CaCl2। अब ये कैरेक्टर कैसा होगा? इसमें आयोनिक होगा। बात समझ में आया? तो अगर आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो MF, MCl, MBr, M फॉर मैंगो। ठीक है, बोलो M फॉर मैंगो, M फॉर मेटल। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना।
समझ में आ रहा है ना? उल्टा सोचो, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं। फजांस रूल लगाओ ना भाई, फजांस रूल। जितना ज़्यादा निगेटिव एनायन उतना ज़्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यही तो लिखा हुआ है। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यही तो लिखा, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर, और इसमें उल्टा, इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है ना भाई। या ऐसे सोच लो कि एनायन का साइज, ये होता है ना कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनायन का साइज बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया ज़्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर घट गया। एनायन का साइज घट गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट गया, बोलो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, लिखो इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या क्या देख रहे थे? रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ एयर, एयर में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे थे। तो एक बाकी है, अब हैलोजन है तो खुद से ही कर लेगा। तो रिएक्शन विथ हैलोजन, भाई साहब हैलोजन का हैलोजन से ही रिएक्शन करा रहे हैं, देखो। तो जैसे एक देश दूसरे देश के साथ अगर खेलता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल होता है ना भाई। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? ये तो होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो इंटरनेशनल मैच। तो वही हैलोजन से आपस में कंपाउंड बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड, बोलो। तो बना लेगा X(X-1), X(X-3), X(X-5), X(X-7). कोई डाउट? केमिकल बॉन्डिंग से देखो, ये X क्या होगा? बिग साइज होगा ना भाई, तभी तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस को रोक पाएगा इसके। और X' क्या होगा? स्मॉल साइज। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हैलोजेंस आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझो XX, अगर ये टूटेगा तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, लेकिन अगर XX' होगा तो टूटेगा तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो किसी पे एक नेगेटिव आएगा, किसी पे पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो हाँ आएगा। कैसे बता? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, तो एक के पास ज़्यादा चार्ज जाएगा, एक के पास कम जाएगा। तो अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा? जिसके पास नेगेटिव है उसके पास H+ चला जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव है उसके पास OH- जाएगा। तो हमें मिल जाएगा HX + HOX। इस कहानी का यूज करेंगे हम, अभी भूल जाओ। ये बात समझ में आई? तो एग्जांपल्स देखिए आप, मैं क्या लिख सकता हूँ? ICl, ICl3, ICl5। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन फैमिली। तो पहला पढ़ते हैं डाइक्लोरीन, इसको Cl2 भी बोल सकते हैं। तो आप बताना शुरू करो कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला याद आ रहा है कुछ? डिकॉन्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड है। हमने डिकॉन्स प्रोसेस में क्या किया था बताओ? हमने क्या किया था? HCl लिया था और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया था। CaCl2 हमने कैटलिस्ट ले लिया। तो ये हमारा देखो O2 और Cl, O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो Cl2 मिल गया और पानी मिल गया। अरे बोलो कितना आसान है। लोग बोलते हैं यार याद नहीं होता है। दूसरा हम ले सकते हैं बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। मोल्टेन फॉर्म में NaCl ले लेंगे तो हमें एनोड पे क्लोरीन गैस मिल जाता है। देखो कैसे? एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, बोलो हाँ। अरे होता है, हाँ होता है, तो करा दो। मिल गया क्लोरीन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन
अब ये क्लोरीन जो मिलेगी इसको, ये गैस बन के ऊपर उड़ेगी तो इसको इकट्ठा कर लो कहीं से, समझ में आया। तो यहाँ से हमारा क्लोरीन मिल जाता है। क्वेश्चन मैंने मेटलर्जी में दिया भी था आपको पिछले टेस्ट में कि किसका किसका इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में अंतर होता है भाई। इलेक्ट्रोमेटलर्जी उनका हो सकता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, H+ के काफ़ी ऊपर वाले। और मैंने बताया भी था, लीकी का खाने मांगे अलमारी, बोलो बात समझ में आ रही है। तो सेम चीज़ है, लिखो इसको। तीसरा, बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विथ HCl MnO2 प्लस HCl, तो ये आपका दे देगा Cl2 प्लस MnCl2 प्लस पानी। ये डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हमें HCl प्रोड्यूस करने का एक और तरीका बहुत शानदार मालूम है। पिछली बार हमने यूज किया था कि हमने क्या किया था, NaCl लिया था और उसका रिएक्शन कराया था H2SO4 के साथ, कराया था ना। तो ये देगा क्या बताओ आप, NaHSO4। अब तो याद हो गया होगा कि Na2SO4 डायरेक्ट नहीं देता है, थोड़ी देर बाद देता है। तो पहला यहाँ Ka1 डिफाइन करते हैं हम H2SO4 का, तो NaHSO4, तो एक H बचा, ये HCl मिल गया। अब इस HCl का रिएक्शन हम कराते हैं MnO2 के साथ, तो हमें मिल जाता है क्लोरीन। ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। चौथा, बाय रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ HCl, तो कराओ भाई रिएक्शन KMnO4 प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपको दे देगा KCl प्लस MnBCl बनाएगा Cl2 प्लस पानी ले लेगा H2O प्लस Cl2, ठीक है। मुझे मालूम है आपको ये रिएक्शन दिक्कत करने वाली है। तो देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे टोटल 4 रिएक्शन पढ़ा ना भाई, 4 पढ़ा क्लोरीन के लिए। तुरंत याद होना चाहिए। डिकॉन्स प्रोसेस, बोलो। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो याद रहेगा। तीसरा तो मस्त बताया था मैंने कि HCl किसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, H2SO4 का रिएक्शन NaCl के साथ, और इसको हम MnO2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं। और चौथा क्या था हमारा, कि MnO4 का HCl के साथ रिएक्ट करा दो। तो ये है, दोनों आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना है, देखो HCl तो सेम ही है, सब में तो HCl है। इवन डिकॉन्स प्रोसेस में भी तो हम HCl ले रहे हैं, HCl प्लस O2, यही तो ले रहे हैं। तो क्लोरीन जब भी बनाना हो तो HCl ले लेना, क्लोरीन जब भी बनाना हो तो HCl ले लेना। बात समझ में आई। ये इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत आसान है। अब देखो, 2 में हमने मैंगनीज यूज किया है, क्लियर। तो याद हो जाएगा हमने क्या बोला, कभी भी क्लोरीन बनाना हो तो HCl ले लो, और मैंगनीज का ले लो या तो MnO2 या KMnO4, ठीक है, आराम से बन जाएगा। कुछ नहीं है तो HCl प्लस O2 डायरेक्ट रिएक्शन कराओ, हमें मिल जाएगा क्लोरीन। चौथा अपना इलेक्ट्रोलिसिस होता है। याद हो गया क्या, 4 रिएक्शन कौन कौन सा, HCl के साथ पहला रिएजेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, HCl ही हमेशा ले रहे हैं। केवल एक इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या है, गैस उड़ा दे देंगे सीधे। मोल्टन फॉर्म में हमें NaCl लेना है, वो तो ईजी है। बाकी 3 बचे, तो क्या बोला, HCl एक कंपलसरी। दूसरा क्या बोला कि या तो ऑक्सीजन के साथ करा दो, पहला वाला भी ईजी था, HCl प्लस O2 डायरेक्ट मिल रहा है, H2O प्लस Cl2। बाकी दोनों मैंगनीज के प्रोडक्ट कौन कौन से, या तो MnO2 या पोटेशियम परमैंगनेट। याद रहेगा, ठीक है। डी ब्लॉक के बाद तुरंत याद हो जाएगा आपको, जहाँ पे हम KMnO4 और MnO2 की बात कर लेंगे। नया है इसलिए आपको डर लग रहा है, बट याद हो जाएगा। लिखो इसको। प्रॉपर्टीज देखते हैं। ग्रीनिश येलो, ठीक है। ये कलर याद रहेगा कि नहीं आपको, ग्रीनिश येलो। मेटल के साथ मस्त क्लोराइड बनाता है, मेटल प्लस Cl अच्छा क्लोराइड बनाता है, मेटल क्लोराइड, जैसे Al प्लस Cl, AlCl3।
ठीक है। ऐसे ही Fe प्लस Cl2 तो FeCl3। ऐसे बहुत सारे मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। दूसरा, हाइड्रोजन के प्रति एफिनिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारा होता है। HCl इतनी बार आपने देखा है तो याद रखना कि हाइड्रोजन के प्रति एफिनिटी अच्छी होती है। एफिनिटी मतलब प्यार करता है हाइड्रोजन को, तो H तो हो जाएगा ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स, ग्रेट एफिनिटी, हैंडराइटिंग अच्छा कर लेते हैं, टूवर्ड्स H। अब भाई हाइड्रोजन के प्रति एफिनिटी अच्छी है तो ये तो पजेसिव गर्लफ्रेंड बनेगा, ठीक है। क्लोरीन जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है सब जगह से खींचेगा, भाई तू मेरे साथ रहे, ठीक है। देखो अलग अलग है, ऐसे कैसे अलग रहोगे, चिपको, पहला दूसरा, मुझको छोड़ के किसी और के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तू अलग रह ले। और तो और ये देखो इसके साथ कैसे रह लिए भाई, तू मेरे साथ रह। अब कार्बन तुम अकेले अपना देखो, जैसे भी देखना। तो याद रहेगा क्या, हाइड्रोजन के प्रति बहुत अच्छा एफिनिटी होता है इसका, बहुत ही तगड़ा। देखो दूर कैसे रह सकते हो, ठीक है। लिखो इसको आप। अब कहीं अमोनिया पड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्लोरीन दिया उसको, थोड़ा सा क्लोरीन दिया, तो अभी जस्ट मैंने बोला कि अफिनिटी बहुत अच्छी होती है क्लोरीन की इसके साथ, तो इसके साथ भी चिपकना चाहेगा, समझ रहे हो, तो चिपका दो भाई। चिपकाया तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन को ये डिस्प्लेस करता है, तो 2 नाइट्रोजन हटा के ये खुद ही घुस गया। बात समझ में आ रही है क्या भाई, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन वहीं अमोनिया रहे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं एक्सेस में, अब बहुत ज़्यादा अमोनिया है और 3 ही हाइड्रोजन है, तो लड़ाई करेंगे आपस में, जाना है ना, एफिनिटी अच्छी है तो जाते हैं, तो लड़ाई करते हैं, खूब आपस में धक्के मुक्के करते हैं, बम्बार्डमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं, ठीक है, तो विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने जिसको मिला उसने ले लिया, HCl बना लिया, जिसको जो नज़दीक गया एक्सेस में, जो क्लोरीन नज़दीक पहुंचा हाइड्रोजन निकाल लिया, बाकी गुस्सा आ गए, आपस में आग बबूला होने लगे। तो ये जो होता है NCl3 प्रोडक्ट रहता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, ये एक्सप्लोजिव होता है। कहानी समझ में आई क्या, कि क्लोरीन जो था नज़दीक वाले जितने हाइड्रोजन थे उनको तो ले लिए, लेकिन बाकी जो क्लोरीन बचे रहे वो आपस में लड़ने लगे, विस्फोट करने लगे, नहीं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, तो उन्होंने NCl3 बनाया, और NCl3 जो रहता है एक्सप्लोसिव रहता है, ठीक है। तो ये कहानी इसी को रिलेट करने के लिए बनाया था मैंने, ताकि आप याद रखो कि जब भी अमोनिया का रिएक्शन हम करा रहे हैं लिमिटेड क्लोरीन के साथ, तो इसने क्या किया, कुछ को डिस्प्लेस किया और N2 प्लस NH4Cl बना लिया, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो सारे हाइड्रोजन खींच लेगा और कुछ क्लोरीन इसके साथ भी अटैच्ड हो जाते हैं, तो NCl3 प्लस HCl, याद रहेगा क्या, एक्सेस में NCl3 बनता है, कम में NH4Cl बनता है। बात समझ में आई, लिखिए इसको, रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ NaOH। इनके अलग ही नखरे हैं भाई, ये बहुत अच्छे बेस हैं, तो इनके भी अलग नखरे रहते हैं, जैसे इनके अलग नखरे थे, कोल्ड लेंगे तो अलग देंगे, इनके भी अलग नखरे थे। तो जो टॉप पे रहता है ना, एसिड टॉप पे है तो इनके नखरे हैं, इनके भी अलग ही नखरे हैं, तो झेलो भाई। तो जैसे Cl2 का रिएक्शन हमने कराया NaOH, भाई साहब अगर कोल्ड है, ठंडा है, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा ज़्यादा, तो अगर रिएक्शन करता है थोड़ा बहुत, तो इसने बोला ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो इसने बनाया NaCl प्लस NaClO। बात समझ में आई, एक -1 और एक +1, समझना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये Br2 के लिए भी लागू होता है। और दूसरा बताया भाई, थोड़ा इसको गर्म करो,
हॉट एंड कंसनट्रेटेड, फील आती है भाई, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। लैब में जाके कभी फील मत लेना हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ, वरना पता नहीं जेईई के पेपर देने लायक बचोगे कि नहीं। याद रखना भाई, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब में केमिकल्स के साथ छेड़खानी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसने NaCl, इससे नीचे जा ही नहीं सकता -1 से, और इसको भेजो ऊपर जितना भेज सकते हो, NaClO3, ठीक है। तो ये +5 और ये -1, ठीक है। तो जनरलाइज अगर करते हैं तो ये लिखते हैं X के साथ X2 का अगर रिएक्शन हम कराते हैं NaOH कंसनट्रेटेड से, तो X नेगेटिव एंड प्लस XO3 नेगेटिव देता है, और X2 का रिएक्शन कराते हैं हम NaOH डाइल्यूट के साथ, तो उतना तगड़ा रिएक्शन नहीं होगा, तो X नेगेटिव तो भेजता ही है, प्लस XO नेगेटिव पे भी भेजता है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? लिखो इसको। अगर Cl2 का रिएक्शन हम कराते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ड्राई सेलेक्ट लाइम, तो ये बनाता है CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। इस भाई साहब को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो पानी में डाला जाता है, आपके नवोदय की टंकी में डाली जाती है ब्लीचिंग पाउडर। इसका अगर प्योर कंपोजिशन देखें तो ये सारे को ऐड कर दो, CaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। अगर कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन, पूरा ये होता है, कहीं कहीं पे ये लिखा रहता है, ठीक है। कई जगह पे ये भी मिल सकता है CaOCl2 यहाँ पे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि CaOCl एंड Cl नेगेटिव, और यहाँ पे ये Cl पॉजिटिव पे रहता है, ये -2 पे रहता है। तो ओवरऑल यहाँ से -1 का चार्ज आया, यहाँ से -1 आया, और यहाँ +2 चार्ज आया, तो ऐसा रहता है, ठीक है। लिखिए इसको। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। तो जैसे मान लो CH2, तो जैसे मान लो CH3 है, Cl2 ऐड किया, टेम्परेचर दिया सनलाइट में, तो ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है, और इस बॉन्ड को भी तोड़ो आप, तो ये फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो ये Cl यहाँ बन जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो क्लोरीनेशन हो जाता है। इसके अलावा क्लोरीन को जब हम पानी में मिला के रखते हैं थोड़ी देर तक, तो इसका येलो कलर ख़त्म हो जाता है। येलो क्यों बोलते हैं मालूम है? कि क्लोरीन एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में इसको क्लोरस का मतलब वो यही होता है, क्लोरस का मतलब होता है येलो, तो क्लोरीन वहीं से आया है। तो क्लोरीन प्लस H2O, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो ये बनाएगा HCl प्लस HOCl, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका येलो कलर ख़त्म हो जाता है। देखो आप, येलो कलर डिसअपीयर्स, लिखिए। तो जैसे मान लो मैंने FeSO4 लिया है और मैंने उसमें H2SO4 मिलाया प्लस Cl2, ये तो खोजता रहता है कि तुम हमें कहीं से हाइड्रोजन दिखा दो, हम तो ले लेंगे। देखो 2HCl प्लस ये सल्फेट इसके साथ आ जाता है, तो ये बनाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो ये +3 पे आ गया, यहाँ पे +2 था, तो ऑक्सीडाइज कर लिया। क्लियर?
दूसरा देखो, फील लेना है। ये क्या करेगा भाई, ये क्या बोलेगा भाई तुम हमें हाइड्रोजन दो, तो हाइड्रोजन दे दिया, तो ये बन गया आपका 2HCl, बोलो, प्लस ये ऑक्सीजन इसमें ऐड कर लो तो SO3 हो गया, और पानी रहेगा इसमें तो ये भी बोलेगा ठीक है हम भी H2SO4 बनाएंगे। क्लियर, समझ आ रहा है? तो कितना आसान है रिएक्शंस को समझना, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया +6 पे, और यहाँ पे कितने पे था, +4 पे, तो वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखने का तरीका अलग है। ठीक है, अब देखो Cl2, तो देखो अब ये बना लेगा, सेम काम किया यहाँ पे, इस क्लोरीन ने 10 क्लोरीन ने, ठीक है, 10 हाइड्रोजन खींचा होगा, 10 क्लोरीन ने 10 हाइड्रोजन खींचा, तो यहाँ बचा क्या, H2O, 2 ये बचा और 5 ये बचा और I2, तो 2HiO5 बन जाएगा। सोचने का तरीका है। बाकी ये भी सोच सकते हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने खुद को रिड्यूस किया -1 पे और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। और भी सोचने का तरीका क्या है कि ऑब्वियसली हमने देखा है कि क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I2 के साथ अगर बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। पानी है तो ये अपना एसिड बना लेगा। ठीक है, लिखिए इसको। अब बात आती है यूजेज ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहला तो आपने देख ही लिया, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ठीक है, वाटर को ब्लीच करने के काम आता है। और कहाँ यूज हो सकता है बताओ? तो इसका यूज हम फॉस्जीन गैस बनाने में भी करते हैं, COCl2। ये पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन। उसी तरीके से एक और है, लेकिन ये होता है फॉस्फिन और ये है फॉस्जीन। ठीक है, तो ये सारे यूजेज हैं क्लोरीन के। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है देखो। ठीक है, ये आपका HCl बनाएगा, फिर से इसे क्या दोनों खींच लेगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। देख रहे हो, जहाँ पे क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन खिंचवा दो, क्योंकि एफिनिटी बहुत अच्छी होती है। यही तो हमने मेटलर्जी में भी पढ़ा है कि जिसकी एफिनिटी अच्छी होती है ऑक्सीजन से, अगर दूसरे के पास है तो खींच लेता है। ठीक है, तो सारा केमिस्ट्री एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं है। आपको बेकार में इतने रिएक्शंस रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट बात आती है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो प्रिपरेशन देखें, तो पहला तो डायरेक्ट आप करा सकते हो कि H2 + Cl2। तो फिर से ये क्लोरीन खींचेगा। हमने सारा देख लिया है HCl का प्रिपरेशन, लेकिन दोबारा से देखते हैं। ये फिर से खींच लेगा HCl, दूसरा, बार बार ही रिएक्शन आ रहा है देखो आप। अब देखो लॉजिक लगा सकते हो, एक Cl है तो एक खींचेगा, HCl प्लस क्या मिल गया, NaHSO4। इससे भी बना सकते हो। और क्या तरीका है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बस H डालो इसके साथ, यही तो बनाना भी है, HCl और Cl2 लगा दो, खींच लेगा इसको। भाई सल्फर तुम आराम करो। और क्या तरीका था, बहुत सारे तरीके देखे थे हमने, वही अप्लाई कर रहे हैं हम दोबारा से। SO2 + H2O + Cl2 ज़्यादा अमाउंट में ले लिया था हमने, तो यहाँ से हमारा ये हाइड्रोजन फिर से खींच लेगा, तो 2HCl मिल गया प्लस SO3 मिला, और वाटर तो मिलेगा ही, एक और वाटर मॉलिक्यूल लेना है हमें, तो यहाँ 3 कर दो आप। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और किंग ऑफ केमिकल देंगे। ठीक है, और ये बताया था कि ये वाइट फ्यूम्स देना शुरू कर देता है, दैट्स वाई इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे SO3 बनाते हैं, फिर इसको H2SO4 में ऐड करके ओलियम बना के रखते हैं। बोलो भैया बात समझ में आ रही है? लिखिए इसको। प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी
कलरलेस होता है। पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेल आपको बता चुका हूँ, वॉशरूम में चले जाओ आपको पता चल जाएगा पंजेंट स्मेल कैसा होता है। दूसरा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर ये ड्राई रहता है तो ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता है, नॉट अफेक्ट द ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन अगर इसमें हमने पानी डाला, ठीक है, तो एक्वस HCl अगर है, एक्वस HCl, तो ये बहुत अच्छा एसिड हो जाता है और ये ब्लू लिटमस को टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। बात समझ में आ रही है। और तब यहाँ पे बोलेंगे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा एसिड होता है ये। अगर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी की बात करें तो HF, HCl, HBr, HI कंजुगेट बेस बना के आप देख सकते हो। सबका कंजुगेट बेस बना दो तो I निगेटिव है, इस पे बहुत अच्छे से डिस्पर्स हो सकता है I नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। तो ये होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, लिखिए इसको। और देखते हैं, NH3 अमोनिया के साथ HCl मिलाया तो NH4Cl दिया, बोलो भाई देगा कि नहीं देगा। और बताया था आपको कि ये वाइट फ्यूम्स देता है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम अमोनियम आयन का। ये दोबारा से आएगा, टेंशन मत लो, ये कई बार आएगा। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, यूज इन एक्वा करते हैं ना भाई, HCl और HNO3 3:1 का कॉम्बिनेशन होता है। इधर 3 नहीं आता, इधर 3 है उधर 3 नहीं आता, दूसरे में आता है। तो जो ये कॉम्बो बनता है तो इसमें नेसेंट क्लोरीन निकलती है, सारे रिएक्शंस लिखा है। नेसेंट क्लोरीन निकलती है, वो AU के साथ रिएक्शन कर लेता है। बोलो, ये रिएक्शन मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, एक और रिएक्शन लिखवाया था मैंने प्लेटिनम के साथ। क्लियर? तो यहाँ से ये मिलता है। रिएक्शन कुछ ऐसा था, HCl प्लस HNO3 3 मोल लिया तो हमें यहाँ से मिल जाता था 2 नेसेंट क्लोरीन प्लस NOCl प्लस H2O। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी हमने यूज कर लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अब देखो HCl है तो ये H दे सकता है, तो जो H देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, कितनी बार बता चुका हूँ, H देगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आगे रिएक्शंस बताता हूँ आपको। रिड्यूसिंग एजेंट H प्लस रिलीज करता है, लिख लेना, H प्लस रिलीज करता है। तो देखो जैसे मैंने लिया MnO2 प्लस HCl, तो ये H रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये बना लेता है आपका MnCl2 प्लस Cl2, ठीक है, प्लस H2। दूसरा कि MnO4 ले लो, HCl, ठीक है। तो ये फिर से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यहाँ पे देखो ये इसने रिलीज करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ये देखो ये +4 में था, ये +2 में चला गया। ये भी फिर से रिड्यूस करेगा, ये +7 में है। तो देखो MnCl2 प्लस KCl प्लस Cl2 प्लस वाटर, +7 से +2 पे चला गया। तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो मज़ेदार बात, ये दोनों रिएक्शंस हमने यूज किया था क्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए।
बोला सारी चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो यहाँ क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। परमैंगनेट का भाई है K2Cr2O7, इसमें HCl ऐड करेंगे तो फिर से ये रिड्यूस करेगा। ये +6 पे है। हमने कितना देखा है Cr2 का मैक्सिमम, एक ही देखा है Cr+3, बोलो। एक और देखा था CrO5, लेकिन वो अनस्टेबल था, तो इसको डाल दो भाई, CrCl3 प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है, और Cl2। एक और देखते हैं, PbO2 प्लस HCl, ये देखो +4 पे है, तो ये किस पे जाना चाहेगा, +2 पे, भेज दो PbCl2, ठीक है, प्लस PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसके अलावा और देखते हैं, Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये होता क्या है, PbO प्लस PbO2, बोलो भाई। तो ये तो PbCl2 पे ही रहेगा, ये भी PbCl2 पे आ जाएगा, बोलो, रिड्यूस होगा ना, प्लस हमें क्लोरीन मिल जाएगा प्लस H2O। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो ये +2 से +2 पे ही था, लेकिन ये +4 से +2 का, तो अभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये सारे रिएक्शंस। देखो सारे में क्लोरीन मिल रहा है। कितना प्रोडक्शन चाहिए आपको क्लोरीन का, कितने तरीके चाहिए क्लोरीन प्रोडक्शन के, लेकिन जो फिजिबल होता है उसको हम यूज करते हैं जब प्रोडक्शन की बात करते हैं। दैट्स वाई डिकॉन्स प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर। ये जो रिएक्शन था ना, ये सबसे पहले यूज किया गया था, पहली बार जब क्लोरीन बनाया गया था तब ये रिएक्शन यूज किया गया था, MnO2 प्लस HCl। या रिड्यूसिंग एजेंट लिखो, बस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम कर रहा है। उल्टा भी सोच सकते हैं ना, ये देखो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। देखो -1 है, -1 है, उल्टा सोचना है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, रिएक्शन दोनों तरीके से सोच सकते हो आप। यहाँ पे देखो ये +4 पे है, तो ये +2 पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो उल्टा भी सोच सकते हो। तो HCl अच्छा एसिड है, तो देखो ज़रा, अगर Na2CO3 में HCl मिला दूँ या फिर Na2SO3 में HCl मिलाऊँ तो क्या होगा। ये जब बना होगा तो ये किससे बना होगा, देखो NaOH प्लस H2CO3, बोलो भाई। और ये क्या है, ये वीक एसिड है, तो ये पूरी तरह से अभी भी इसमें क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी ना, ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है NaOH, और इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कहेगा भाई तूने क्यों किया, मैं ही कर लेता। बात समझ में आ रही है। तो इसने रिएक्शन कर लिया NaCl प्लस H2CO3, और ये टूटेगा तो H2O प्लस CO2। बोल रहा है भाई कि जब औकात नहीं है तो क्यों रिएक्शन कर रहे हो, तो बोला भाई थोड़ा सा था उतना कर लिया। तो बोला ठीक है तुम हटो, मैं अच्छे से करता हूँ, स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन कर लेगा। सेम यहाँ पे देखो आप, ये बना होगा H2SO3 से, गरीबी फिर भी यहाँ पे है, H2SO4 रहता है तो बात बन जाती, ठीक है। H2SO3 है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो फिर से NaCl मिल गया प्लस H2SO3, दो ले लो, ये टूटेगा तो H2O प्लस SO2, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रिएक्शन से रटने नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है कैसे चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ध्यान से करो और नोट्स अच्छे से बनाते जाओ। जहाँ जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है वो सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको जानना है। चलो ठीक है।